Okay, viewers, first of all, I will start with my brief introduction. My name is Asma Khalil, and recently I got education in PMS and CSS. 2019 में CSS और PMS मैंने दोनों क्वालिफाई किए हैं एंड करंटली आई एम सर्विंग एज एन SO इन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट और CSS के अंदर मेरी OMG डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेशन हुई है रिसेंटली। तो जो इस वीडियो का जो पर्पस है, जो मोटिव है, वो एक टिपिकल टाइप की वीडियो या आपके साथ एक लाइव सेशन करना नहीं है। ये एक फ्री सेशन है और स्पेसिफिकली इसका एक जो मेन मोटिव था वो ये था कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मुझे कहा गया था, बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एज अ गर्ल। तो बहुत से एस्पायरेंट्स, बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के मेरे पास आते हैं और उनका जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि भाई सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उस सोशल प्रेशर को आप कैसे कोप करेंगे कि आप CSS करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम आपके पास आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार ये करेंगे कि आप CSS ना करें, और एट द सेम टाइम आप जब फेल हो जाते हैं अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू क्विट इन दियर लाइफ कि हम सेकंड अटैम्प्ट लें या ना लें, टू बी और नॉट टू बी की उनकी स्टेट रहती है और इसके अंदर परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से लोगों को हम देखेंगे कि वो डिग्रीज ले रहे हैं और हम जो उनसे हैं वो CSS के साथ स्टक होंगे। सो वी थिंक दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्या ये वाकई वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि आप अपना एक एनालिसिस करें और वो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक उसका सब्जेक्टिव एनालिसिस कर लेते हैं और आप समझते हैं कि अगर सारे कर रहे हैं सो आप क्राउड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए CSS के अंदर, क्योंकि CSS इज़ नॉट अ यार्ड स्टिक टू मेजर योर सक्सेस। ठीक है, सक्सेस ये नहीं है कि हर CSP को देख के हम CSS स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि CSS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास। ठीक है, आप एक एनालिसिस करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू मस्ट गो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, गर्ल्स को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सी लड़कियां मेरे पास ऐसी भी आ रही थी, उनकी ये क्वेरीज थी कि हमें CSS के अंदर हमें घर के बहुत काम करने पड़ते हैं, तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं CSS और PMS करी थी 2019 के अंदर, सो एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो डूइंग माय CSS, आई वाज डूइंग PMS एंड एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो डूइंग माय MPhil इन इंग्लिश लिटरेचर। और मेरी फैमिली क्योंकि अब्रॉड रहती है, सो आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक कोर्स एज वेल। तो इतनी सारी ड्यूटीज़ के साथ आप CSS PMS अगर और अपना क्या कहते हैं MPhil को मैनेज कर सकते हैं और अपनी घर की ड्यूटीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं, तो इट मीन्स दैट कि आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से आती है। आपको पता है कि आपने अपना टाइम कितना किस चीज़ को देना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपना सारा टाइम 18 घंटे पढ़ रहे हैं CSS के लिए और आप समझ रहे हैं कि 18 घंटे पढ़ने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम अगर आप 18 आवर्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी स्टडी के बाद यू स्टैंड नो वेयर। तो कंसंट्रेशन मैटर करती है, कंसंट्रेशन मैटर करती है। और सेकेंड ये चीज़ मैटर करती है कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू दैट। ठीक है, बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आपके पास लेग पुलिंग करने वाले लोग भी होंगे, आपके पास इस तरह के लोग भी होंगे जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसर होंगे, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, आपकी फेलियर के बाद आपको बताएंगे कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो इसकी रिक्वायरमेंट है CSS की, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को देखें कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सक्सेस ऑलवेज कम्स एट अ प्राइस। ये ऐसे नहीं होता कि आप इसको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे और आप इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको एक जो है वो सक्सेसफुल लाइफ मिल जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। सेकेंडली जो मुझसे एक क्वेश्चन, फिर एक और ये क्वेश्चन भी बहुत आ रहा था कि लड़कियां जो होती हैं वो शादी के बाद जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकती हैं नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत से लोग शादी के बाद बहुत सी लड़कियों को जॉब नहीं करने देते। तो फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये कोई एक ऐसी जॉब नहीं है जिसके अंदर आप कहें कि जी आपको कोई मना करेगा ये जॉब करने से। आई एम मैरिड एंड माशाल्लाह आई एम करंटली वर्किंग एज SO इन लाहौर। तो ये इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़। आप कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी पब्लिक लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, आप दोनों चीज़ों को सेपरेट कैसे रखते हैं। और इसके अलावा जो मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस आ रहे थे वो इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहे थे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कितना मैटर करते हैं, कि आपकी फाइनल एलोकेशन के अंदर कितना मैटर करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से सिलेक्ट करें। तो इट मैटर्स अ लॉट।
फॉर एग्जांपल मुझसे कल ही किसी एक एस्पायरेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि शी वांटेड टू गो फॉर आईआर, और वो आईआर के लिए इसलिए जाना चाहती थी आईआर के लिए बिकॉज शी बिलीव दैट कि अगर वो आईआर के लिए जाएगी तो करंट अफेयर्स के अंदर उसको हेल्प मिल जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और हम इसको जो है वो सोचते हैं कि दूसरे एक सब्जेक्ट में हमें हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर हम सब जितने भी टॉपर्स हैं उनकी अगर मार्कशीट्स को उठाते हैं और उनको देखते हैं, सो वी विल कम टू नो कि जितने भी टॉपर्स थे उन्होंने पोल साइंस ऑप्ट की थी और आईआर, क्योंकि मैंने बताते खुद आईआर ऑप्ट की थी और आई स्कोर्ड ओनली 97 मार्क्स। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत कम स्कोर थे ना मेरा, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया था। तो इन द एंड हमें सफ़र करना पड़ेगा ग्रुप एलोकेशन के एतबार से। ग्रुप्स एलोकेशन जब होगी तो वो जो जिनके सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे और जिन्होंने बहुत एक कह रहे हैं जुडिशियस फैसला किया होगा, टाइमली सोचा होगा कि कौन से स्कोरिंग ट्रेंड है, इस तरीके से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल पाती। बहुत से एस्पायरेंट जो हार्ड वर्किंग हैं, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ देयर एनर्जीज एंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। फिर एक और क्वेश्चन ये पूछा, तो अपनी जब आप सोचते हैं सीएसएस की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि अगर आप जनरल स्टडीज़ चूज़ कर रहे हैं, आप पब्लिक एड चूज़ करें। आप जैसे पब्लिक एड था वो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट था, इस दफ़ा आई लॉ था वो बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग सब्जेक्ट था। बहुत डिफरेंस आया उन लोगों का जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी और ऑप्ट की और जिन लोगों ने जो है वो पंजाबी ऑप्ट की। इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ 30 मार्क्स का, और आप लोगों ने एक मार्क्स के ऊपर compete करना होता है, मतलब एक मार्क्स क्या बल्कि 0.25 मार्क्स के ऊपर एक पोजीशन बनती है। सो आप ये जब चीज़ें जब चूज़ कर रहे हैं या जब देख रहे हैं कि हमने कौन सा इंटरेस्ट, बेसिक इंटरेस्ट मैटर करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका बेसिक इंटरेस्ट मैटर नहीं करता। कि मैं ये नहीं कह सकती कि आप एक साइंस के सब्जेक्ट को कह लूँ कि सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ कर ले, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आर्ट्स के सब्जेक्ट आर्ट के स्टूडेंट को देखना चाहिए कि ठीक है वो पोल साइंस ऑप्ट कर रहा है या आईआर कर रहा है। अब एक इंसान की स्पेशलिटीज़ हैं, वो इंजीनियर है तो वो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकता है, दे आर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन जहाँ पर बात आती है इस चीज़ की कि हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और बहुत से लोग आइडियलिस्टिक विजन रख के सीएसएस के अंदर चले जाते हैं। दे थिंक कि ये मैटर नहीं करता, हमारा जो एक यूनिक स्टाइल है वो मैटर करता है। इट मैटर्स अ लॉट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो हिट लिस्ट के ऊपर होते हैं, और आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि वो हिट लिस्ट के ऊपर हैं या नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा था वो ये पूछा जा रहा था कि अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अकेडमी का क्या रोल है इफ़ वी वांट टू डू सीएसएस। तो अकेडमीज़ के रोल को तो हम ये नहीं कह सकते कि अकेडमी जो है वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने तो वैसे कहीं से ना सीएसएस की तैयारी की थी ना पीएमएस की तैयारी की थी, लेकिन जो कैंडिडेट्स समझते हैं कि वो सोशल प्रेशर को या अपने डिप्रेशन को, क्योंकि सीएसएस के अंदर आप टोटल आइसोलेशन के अंदर मोस्टली लोग चले जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपने अगर सीएसएस करना है तो जी यू मस्ट कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी एंड यू शुड नॉट गो टू पब्लिक गैदरिंग्स, ठीक है। आप सेरेमनीज़ में जाएँ, आप इंजॉय करें, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड नो मैन इज़ एन आइलैंड। तो आप कैसे ऐसा हो सकता है बेसिकली कि आप बिल्कुल सेपरेट हो जाएं और अपने आइडियाज़ को इंटरचेंज ना करें और बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ इंटरेक्ट किए बगैर आप समझे कि मैं नोट्स बना लूँगी या बना लूँगा और क्या कहते हैं उसको मैं शेयर किए बगैर मैं टॉप कर जाऊँगी या कर जाऊँगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें अपने नोट्स जो हैं, अपनी वो चीज़ें जो हैं वो शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अपने वर्क की एवेलुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप जो भी काम करते हैं या जो भी चीज़ है उसके ऊपर आपको किसी सीनियर की राय की ज़रूरत है और आपने उससे लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने नोट्स जो हैं वो बिल्कुल और ये भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ठीक डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल लें, लेकिन डिस्टिंक्शन क्रिएट करें। अपनी डिस्टिंक्शन आपने कैसे क्रिएट करनी है, आप 2-4 सोर्सेज से लेकर अपने आप उसको वर्क को रिप्रोड्यूस करें। और जब आप नोट्स को बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोट्स बनाते हुए उनको काफ़ी लेंथी नोट्स मत बनाएं। जैसे लोग होते हैं कि एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को उन्होंने 12 पेजेस लॉन्ग बना लिया, अब इतना लेंथी बना लिया है। जब आप पेपर में अपीयर होने के लिए जाएंगे तो आपने तो एक दिन में 2 जो है वो एग्ज़ाम देने हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि आप वो सारा इतना लेंथी पढ़ें। तो मोस्टली उसको क्या करें, आप उसे बुलेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। बुलेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको उस वक्त जब आपने एट द लास्ट मोमेंट उसको रिवाइज़ करना है तो आपको चीज़ों को रिपीट करने के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अकेडमी का रोल बिल्कुल निगेट नहीं किया जा सकता। वो लोग मोस्टली ऐसे लोग भी होते हैं जो कि एक लो बैकग्राउंड से जो है वो बिलोंग करते हैं और वो समझते हैं कि वो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो किसी एकेडमी को ज्वाइन करें। तो उनके लिए मेरा ये सजेशन
क्वेश्चन है कि अगर वो उनको अपने ऊपर एतमाद है, कॉन्फिडेंस है और उनको पता है कि उनके पास टैलेंट है, तो ठीक है, आप अपनी इवैल्यूएशन वर्क की किसी से करवा लें। एट द एंड आप ये कर लें कि आप किसी से अपनी मॉक टेस्ट दे दें किसी एकेडमी में जाकर, या किसी सीनियर से जो कि या कोई आपको लगता है कि एक्सपर्ट है किसी सब्जेक्ट के अंदर, उसके ऊपर थोड़ी बहुत इवैल्यूएशन करवा लें। तो ये नहीं है कि आप उसके बगैर जो है वो बिल्कुल कर नहीं सकते और अपीयर नहीं हो सकता। और एक और जो मिथ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी ब्यूरोक्रेट्स वो बनते हैं, सिविल सर्वेंट्स वो बनते हैं जो लोग सिर्फ क्या कहते हैं, जिनका बैकग्राउंड होता है। तो एक कॉमन बैकग्राउंड से, एक लो बैकग्राउंड से कोई बंदा जो उनसा है वो आकर जो ब्यूरोक्रेसी में नहीं आ सकता पाकिस्तान की। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बंदा किसी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, तो जो मेरिट है, ऐसा नहीं है कि मेरिट बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, और जो मुस्लिम लॉ और ये आई लॉ से रिलेटेड क्वेश्चनिंग आ रही है कि हमें मुस्लिम लॉ करना चाहिए, आई लॉ करना चाहिए ऑप्ट। तो आई लॉ जो लास्ट जो इस साल का जो रिज़ल्ट था, उसकी बेसिस के ऊपर तो मैं नहीं अलाउ करूँगी या सजेस्ट करूँगी कि आप उसके लिए जाएं, क्योंकि उसका एक ट्रेंड इस दफ़ा अच्छा नहीं रहा। बहुत एक्सेप्शनल 1-2 केसेस हैं जिसमें कोई 60 तक स्कोर चला गया है, लेकिन मोस्टली 40, और बहुत से लोग इसके अंदर फेल भी हुए हैं। और जो मुस्लिम लॉ है उसके लिए, मुस्लिम लॉ और जो रिस्पॉन्डर्स के लिए, आप काइंडली जो है वो लास्ट 3 इयर्स का CSS फॉर्म के ऊपर उससे सजेशंस जो है वो पूछ लें उससे, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके क्योंकि मैंने ये ऑप्ट नहीं किया तो मुझे इसके बारे में ये चीज़ तो नहीं पता कि ये इसका स्कोरिंग ट्रेंड कैसे जा रहा है। तो आपने जब कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी कोर्स आउटलाइन उसको अच्छे तरीके से देखें, उसके बाद फिर उसका ट्रेंड देखें कि पेपर सेटर जो उनसा है वो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर किस तरीके से वो जो है वो ट्रेंड जो है उसको सेट कर रहा है, और उसके बाद आप उसका स्कोरिंग ट्रेंड देखें कि कैसा जा रहा है लास्ट 3 इयर्स के अंदर, क्योंकि 3 साल के बाद मोस्टली स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन 3 साल तक वो वही चलती है। अगर आई लॉ इस साल हिट लिस्ट पे था तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट ईयर भी जो है वो हिट लिस्ट के ऊपर ही होगा। जनरल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो पूछ रहे हैं, या जिनका जनरल बैकग्राउंड है, तो वो किस तरह के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें। एक तो आपका बेसिक इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं काउंट करता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट के अलावा जो चीज़ काउंट करती है वो ये है कि आप अगर आर्ट्स का बैकग्राउंड है आपका, तो फिर आपके पास ऑयला, पोल साइंस, जेंडर स्टडीज़, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि वो टोटली जो ये एक कॉमन जो लोगों का परसेप्शन चला आ रहा है, मिसकंसेप्शन, की सारी चीज़ें जो है वो CSS के अंदर क्रैमिंग बेस्ड होती हैं, और CSS जो है वो सिर्फ जो क्रैम कर सकते हैं चीज़ें वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि CSS सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो क्रैमिंग करते हैं। ठीक है, क्रैमिंग इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू कोटेशंस, बट व्हेन इट कम्स टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, बाकी आपने अपना सारा का सारा नॉलेज जो उनसे है वो रीप्रोड्यूस करना है। तो उसमें आपको बेसिक आइडियाज़ पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, और उसके बाद जो है वो आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, और एक ये भी क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि टाइम क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितनी 6 महीने में हो सकता है, 1 साल के अंदर हो सकता है CSS। तो CSS जो सा है वो ये 1 साल मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी 1 साल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम है। 6 मंथ्स जो होते हैं वो एक आइडियल टाइम पीरियड है, उसके अंदर 6 मंथ्स के अंदर आप उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसको ये है कि आपने उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी करनी है टाइम की, कि ये नहीं है कि आप रैंडमली एक सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, उसकी स्टडी हो रही है और बाकी आपने 11 छोड़े हुए हैं। ठीक है, उसकी एक डेडलाइन सेट कर लें कि मैंने 15 डेज़ के अंदर ये सब्जेक्ट कवर करना है, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा स्टार्ट करना है। लेकिन जब एक इंग्लिश एस्से की बात आएगी, तो इंग्लिश एस्से एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपने उसको साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि उसका नॉलेज और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इधर उधर से 11 जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से मिल रही होती है। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक या कोई चीज़ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एट द सेम टाइम इकोनॉमिस्ट पढ़ रहे हैं, अटलांटिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंट फॉरेन अफेयर्स और डॉन न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, बहुत सी जगहों से आपके पास उसका नॉलेज जो है वो आता जा रहा है। तो आप उस नॉलेज को आपने रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, ऐसा है कि आप 1 वीक के अंदर एक इंग्लिश ऐसे लिख लें, और जब आप इंग्लिश ऐसे जो है वो लिख रहे हैं तो उसके ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा उसे लेंथी एंड तक ही लिखना है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत जान छुड़ाते हैं कि हमें पूरा इंग्लिश ऐसे अटैम्प्ट करना पड़ रहा है। तो इंग्लिश ऐसे के लिए आप ये करें कि आप उसको 6-7 ऐसे जो से हैं बेसिक जैसे कि वीमेन एम्पावरमेंट पे आ जाता है, या पॉवर्टी एलिवेशन होते हैं, इस तरह के टॉपिक्स हैं, ये जनरल टॉपिक्स, उसके ऊपर आप फुल फ्लैज जो है वो बना लें, ऐसे उसको प्रिपेयर कर लें। लेकिन बाकी जो हैं उसके ऊपर आप एक आउटलाइन बनाएं, और उसको एक आउटलाइन को आप जो है वो एक आउटलाइन 1 वीक में बना लें। उसके बाद आप उस आउटलाइन को
उसके बाद आप उसका इंट्रोडक्शन लिख लें और साथ में कंक्लूजन लिख लें, क्योंकि बेसिक यही जो है वो चेकर ने देखना होता है आप उसको सब्सटेंशिएट कैसे कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका, और आपका साथ में कंक्लूजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। आउटलाइन आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, आप प्रॉपर्ली उसको कंक्लूड कर रहे हैं अपने एसे को, आप प्रॉपर्ली उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और मोस्टली जब आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको किसी अच्छे सी कोट के साथ स्टार्ट करें, उसको अच्छे तरीके से सब्सटेंशिएट करें अपने नॉलेज को। और एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी सबको, जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो ये मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आप अपने वो है उसको अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना। बहुत से लोगों को प्रेशर हो जाता है कि आप 12 सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, एक चीज़ को दूसरे से कैसे अलग रखें। तो आप जो फैक्ट्स एंड फिगर की एक नोटबुक है वो उसे सेपरेट बनाएं, और कोटेशंस की जो बुक है एक नोटबुक है उसे सेपरेट रखें। और उसके अलावा आपने जो एक एक्सप्रेशन है जो कि आप डॉन न्यूज़पेपर से लेते हैं या डिफरेंट न्यूज़पेपर या सोर्सेज नेशन जो सा भी आप मैगजीन वगैरह कंसल्ट करते हैं, तो जब आप उनसे लेते हैं तो वो एक्सप्रेशंस जो उनसे हैं वो आप एक अलग नोटबुक में रखें। इस तरह से आपकी जो है वो 3 नोटबुक्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। आपको जब आपको किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने हैं तो वो आप उसको कंसल्ट कर लेंगे जिसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हैं। और सिमिलरली जब आपको कोई कोटेशन की चाहिए तो आप उस कोटेशन से रिलेटेड कंसल्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। आप टू मच क्लटरिंग ऑफ आइडियाज़ जो है वो इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप इतने आइडियाज़ को जमा मत करें, क्योंकि CSS इज़ नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। तो आप 5 किताबें पढ़ रहे हैं, 6 किताबें पढ़ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को आप इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें और दूसरे सब्जेक्ट पे आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करें, तो ये आप इसके ऊपर एक सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। तो बैलेंस अप्रोच लेके चलें, बैलेंस अप्रोच के बगैर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। मेरा ग्रुप OMG है। अच्छा, और इसके अलावा जो क्वेरीज आ रही हैं इससे रिलेटेड के अटेम्प्ट्स, तो अटेम्प्ट जो हैं वो इतनी मैटर नहीं करती कि आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक अटैम्प्ट लेने के बाद, मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे भी बहुत से लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट ली और उन्होंने क्विट कर दिया बिकॉज दे कुड नॉट कंटिन्यू, तो वो प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सके। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने टाइम वेस्ट किया CSS के अंदर, तो लोगों के पास तो डिग्रीज आ गई हैं। अब इस तरह के लोगों को देख के आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि एक बंदे को डिग्री मिल रही है और आपको डिग्री नहीं मिल रही। और मोस्टली तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि एक इंसान की शादी हो गई, आपकी शादी नहीं हुई। तो इस तरह के प्रेशर से और इस तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंसर से आपने किस तरीके से बाहर आना है, डिपेंड्स ऑन यू। 200 के मार्क्स जो कह रहे हैं, और इसके अलावा जो 100 के मार्क्स की बात कर रहे हैं, 200 के मार्क्स ठीक है, 100 के मार्क्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपने 4 ऑप्ट करने हैं, और 200 के मार्क्स भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आपकी वो जो ग्रुपिंग हुई हुई है आपने उसकी ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली देखना है, उसके अंदर लिखा होगा कि आप कौन से ग्रुप से कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो थे वो IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, जेंडर स्टडीज़ और USA हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये थे मेरे कॉम्बिनेशन में। अच्छा, बिगनिंग के बारे में जो क्वेश्चन आ रहा है कि हमने अगर CA से स्टार्ट करना है, अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो पहले तो आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना 600 मार्क्स जो हैं वो आप वहाँ से स्टार्ट करें। यानी कि अब ऑप्शनल आप ठीक है ऑप्शनल कर लें, से चूज़ डिसाइड कर लें आपने कौन से रखने हैं, लेकिन स्टार्ट आप वहाँ से करें कंपलसरी सब्जेक्ट से। और इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो एक ऐसा, उसमें भी बहुत से लोग फेल होते हैं और उसके अंदर हाई स्कोर करने का क्या तरीक़ेकार है। आई गॉट 66 मार्क्स इन इस्लामिक स्टडीज़। तो उसके लिए ये है कि आप जो भी कोट कर रहे हैं चीज़ या आप जो भी बात कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो आप इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना बात करें, ठीक है, कोई रेफरेंस कोट करें। और उसके बाद मैक्सिमम तो आपसे ये रिक्वायर्ड होता है कि आप उसका मतलब सूरा नंबर, आयत नंबर, हर चीज़ लिखें। लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते और अगर आपको नहीं याद रहती तो कम से कम आप फिर उधर अल कुरान इस तरह से जनरल इंट्रोडक्शन ज़रूर दें।
सोशियोलॉजी के बारे में जो क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए आप अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, दैट्स अ वेरी गुड बुक बाय फेल्डमैन। इंग्लिश के अंदर जो कह रहे हैं कि वीक है जिनकी इंग्लिश, तो इंग्लिश वीक, उसके लिए तो सबसे पहले सीएसएस के लिए तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है या जो सबसे पहली वो यही है कि आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, तो आप अपनी ग्रामर के ऊपर वर्क करें। साइकोलॉजी के लिए मैंने बुक बताई है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी बाय फेल्डमैन। जो बीएस के स्टूडेंट वो साथ साथ कोई इंग्लिश से रिलेटेड, इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स का नॉलेज जो है वो उनको बहुत से दूसरे एरियाज़ के अंदर भी जो है वो वर्क करेगा। ये जो पूछ रहे हैं आप सीएसएस ज्वाइन करेंगी या ओएमजी ज्वाइन करेंगी, तो दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन। सीएस जी, पीएमएस और सीएसएस में से जो जो भी है वो अंडर कंसिडरेशन है। स्टार्ट तो ये नहीं है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपने किधर से स्टार्ट करना है। आपने 600 जो मैंने पहले भी बताया था, 600 कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किए हैं, वो 600 सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स को आपने जो सा है वो पहले जो सा है कवर करना है, ठीक है। ऑप्शनल आप कोई भी एक साथ रख लें, उसको साथ साथ चलाते जाएँ। साइकोलॉजी की बुक अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी बाय फेल्डमैन। करंट अफेयर्स के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, एक तो नहीं हो सकता। आप जो है वो JWT वर्ल्ड टाइम्स पढ़ सकते हैं, उसके साथ आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पहले तो कि आप जो सा है वो इंग्लिश आपकी जो है उसकी कितनी आपकी कमांड कितनी है इंग्लिश के ऊपर। तो इकोनॉमिस्ट पढ़ सकते हैं, अटलांटिक पढ़ सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स पढ़ सकते हैं, और डॉन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपका जो इंटरेस्ट किस में ज़्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन डॉन न्यूज़पेपर कंपल्शन है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जी, वो कंपल्शन है। पोल साइंस इसलिए कि पोल साइंस जो है वो अच्छे मार्क्स दे रही है कुछ सालों से, और कुछ सालों से आप जितने भी टॉपर्स देखेंगे वो पोल साइंस ही ऑप्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन और सोशियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो सब्जेक्ट उसका अंदर इंटरेस्ट तो बहुत डेवलप हो जाता है, लेकिन वो लो स्कोरिंग जा रहा है। सोशियोलॉजी एक अच्छा स्कोर कर रहा है, तो आप सोशियोलॉजी ऑप्ट करें। उसने 80 तक जो है वो मार्क्स भी दिए हैं। सोशियोलॉजी इज़ अ गुड ऑप्शन। इंग्लिश ऐसे के बारे में पूछा गया है कि उसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी आउटलाइन क्या है। आपने जो आउटलाइन है आपने उसको फ़ौरन एड्रेस करना है अपने टॉपिक को, और वो जनरल से स्टार्ट होता है और आपने उसको बिल्कुल एक स्पेसिफिक जो आपसे पूछा गया है ना टॉपिक के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पूछा जा रहा है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो, या जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, इस तरह का जो ऐसे आ जाए, तो उसके ऊपर जब आप इंट्रो स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अगर किसी कोटेशन से स्टार्ट करें, आप जनरल से फ़ौरन स्पेसिफिक के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा देर जनरल नहीं रह सकते। उसने आपका इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ने बैठ जाना कि आप पूरे एक पेज के ऊपर वो लिखी जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो आपने 4 to 5 लाइन्स जो सी हैं वो इंट्रोडक्शन देकर अपना जनरल के जेंडर इक्वालिटी जो है वो मौजूद है या नहीं मौजूद, फिर आपने वो जो मिथ वाली बात उसने कही है उसके ऊपर आपने आके अपना स्टैंस बताना है कि आपका स्टैंस क्या है उसके ऊपर।
अच्छा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की जो बात है जी, पेपर अटेम्प्टिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान, एक ही चीज़ है, एक कैंडिडेट है, एक एक्सपायरेंट है, वो एक ही चीज़ है, दो एस्पायरेंट उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और एक जो बिल्कुल उसको ऑर्डिनरी वे में प्रेजेंट करेगा, और एक उसे जो बहुत अच्छे तरीके से सब्सटेंशिएट करके उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, तो वो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगी, और उसको 5-7 नंबर का जो डिफरेंस है वो हर सब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएगा। तो आप जब कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो वो मार्कर से लिखें, और आप जब कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख रहे हैं उसके अंदर, तो उसको भी आप डिफरेंट जो है वो पेन से लिखें, कोटेशन के लिए डिफरेंट हो, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके लिए डिफरेंट हो। या अगर आप नहीं लिख सकते तो उसको कम अज़ कम उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, ताकि वो उसको जो पेपर चेकर है उसको पूरा पेपर ना पढ़ना पड़ जाए आपका कि आपने A to Z उसके अंदर क्या 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 लिखा हुआ है। और लेंथ कितनी एक क्वेश्चन की जो है वो मैटर करती है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो लेंथ जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और ये इट डिपेंड्स कि आपकी जो क्या कहते हैं फ्लुएंसी कितनी है, आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है। अब जिसकी राइटिंग स्पीड अच्छी है वो तो चाहे 8 पेजेस तक भी एक क्वेश्चन को जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन जिसकी नहीं है तो वो मिनिमम जो उनसे ना 5 पेजेस रिक्वायर्ड हैं कम से कम, आप उसको लिखें। इंग्लिश ऐसे की जो प्रैक्टिस है ना, वो आपने जिस दिन आपका कह लें कि फाइनल एग्जाम है ना, उससे 5 दिन पहले या 4 दिन 3 दिन पहले भी करनी है, और अगर आप एक दिन पहले कर सकते हैं तब भी करनी है आपने। इंग्लिश ऐसे जितनी ये एक सबसे जो है इम्पोर्टेंट पेपर, मेक और ब्रेक पॉइंट जो होता है ना वो है। तो आपने इसकी एंड तक जो प्रैक्टिस है वो जारी रखनी है, फर्स्ट डे से लेके एंड तक। बहुत से लोग आपको ये भी कहेंगे कि इंग्लिश ऐसे 11 सब्जेक्ट्स पढ़ लें, तो उसके बाद आपने इंग्लिश ऐसे करना है, क्योंकि 11 सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज होगा ना वो 12 सब्जेक्ट के अंदर काउंट होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, क्योंकि साथ साथ आपके आइडियाज़ मैच्योर होते जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है, जिस तरीके से आपने आउटलाइन बनानी है, वो आपको जो है वो वक्त के साथ साथ ही आती है। तो आइडियाज़ वेग हो जाएं वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं आपने ऐसे की आउटलाइन किस तरीके से बनानी है, और ब्रेविटी के साथ बनाए, ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा लेने, फ्रेजेस के अंदर बनाएं। अच्छा, मैं इस्लामियात उर्दू में या इंग्लिश में बेस्ट है? मैंने तो अपनी जो अटैम्प्ट है उसमें ये इस्लामिया जो है वो PMS और CSS दोनों में इंग्लिश में ही अटैम्प्ट की है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। बहुत से लोगों को जो आयात हैं जो वो उर्दू में याद हो जाती हैं, इंग्लिश में याद नहीं होती। तो आप जैसे कन्वीनियंट फील करते हैं, और आपकी राइटिंग स्पीड जिसमें है। जनरल नॉलेज के लिए तो जो कारवान पब्लिशर्स की बुक चल रही हैं ज़्यादातर वही ठीक है। उसके साथ आप जो ये वर्ड टाइम्स का जो मैगज़ीन आता है उसमें जो MCQs आते हैं ना, MCQs वाला पोर्शन, उसके साथ अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। लास्ट 8 मंथ्स 9 मंथ्स का जो वो सारा है वो आपके अंदर आपकी एडिशन होनी चाहिए आपकी, अगर आपने PMS के GK में अपीयर होना। अच्छा, जो सब्जेक्ट की आउटलाइन का पूछा है कि हर सब्जेक्ट की एक कोर्स आउटलाइन होती है और वो कवर करनी होती है या नहीं होती। अच्छा, जब आप एक सब्जेक्ट की आउटलाइन को देख लेते हैं, ठीक है, आप उस आउटलाइन के बाद आप फिर अपने उस कंसल्ट करेंगे पास्ट पेपर्स देखने हैं आपने सारे, उसके 5 साल के 6 साल के, आप उसके पास्ट पेपर्स देखेंगे, और उस पास्ट पेपर्स को देखने के बाद आपने इस चीज़ की वैल्यूएशन करनी है कि सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है। अब साइकोलॉजी के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनके बगैर वो पेपर सेटर बिल्कुल भी पेपर सेट नहीं करता। तो आपने सबसे पहले उन जो एरियाज़ को कवर करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने कुछ आधा तैयार कर लिया और आधा छोड़ दिया, तैयार आपने सब करना है, लेकिन सबसे पहले आपने उनको करना है तैयार, जो कि उसका फोकल पॉइंट है, जिसके बगैर वो पेपर सेट नहीं करता। अच्छा, CSS और PMS के दरमियान जो फ़र्क पूछ रहे हैं,
अच्छा, पीएमएस तो प्रोविंशियल लेवल पे और सीएसएस फेडरल लेवल पे, बेसिक डिफरेंस तो ये है। और सेकेंडली जो स्टडी की स्ट्रेटजी है वो पीएमएस और सीएसएस की वो कोई इतनी खास डिफरेंट नहीं है। जब पीएमएस है उसमें सिर्फ एक ये है कि जनरल नॉलेज का एडिशन हो जाता है, और ये है कि पीएमएस के अंदर अब क्राइटेरिया उसका वही हो गया जो सीएसएस का था, कि बहुत एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी तरीके से आपसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है। पहले थोड़ा उसको उसको उनकी डिमांड कम थी पेपर सेक्टर से। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री में से आई वुड सजेस्ट यूरोपियन हिस्ट्री। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सीएसएस पहले अटेम्प्ट करना है या पीएमएस अटेम्प्ट करना है, लेकिन एन एस्पायरेंट शुड बी एन एस्पायरेंट, तो वो दोनों चीज़ें भी ट्राई कर सकता है एट द सेम टाइम। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद अपीयर होना चाहिए या मास्टर्स के बाद अपीयर होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेच्योरिटी लेवल जो है वो, अगर तो आपने 4 ईयर डिग्री की है ग्रेजुएशन में तो ठीक है, आपका मेच्योरिटी लेवल कंपैरेटिवली बेटर होगा। लेकिन अगर 2 साल की है तो फिर तो इतना मेच्योरिटी लेवल, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मास्टर्स के बाद अपीयर हों, क्योंकि एनालिसिस आपका बेटर हो जाता है विद द टाइम पीरियड। एसे जो है ना वो कभी भी बेस्ट प्रिपेयर नहीं हो सकता कि हाउ टू अटेम्प्ट द बेस्ट एसे। तो एसे जो है वो आपके पेपर चेकर ही बताएगा आपको कितना बेस्ट है, और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं, उसके ऊपर उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरा है या नहीं उतरा। और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा करना है, कोटेशनल करना है, फैक्चुअल करना है, कौन सा करना है, करंट अफेयर करना है। इस्लामिक स्टडी तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। यूएस हिस्ट्री अच्छा है, सोशियोलॉजी भी अच्छा है, पोल साइंस भी अच्छा सब्जेक्ट है। सीएसएस की 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो रिटन जो है उसको पास करना है। जब आपने रिटन एग्ज़ाम को पास कर लिया उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का फेज़ होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद जो थर्ड फेज़ है वो उसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है जाकर, और तीनों ही क्रूशियल हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, साइकोलॉजिकल के बाद इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल की बेस पे ही आप मोस्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जी, जिन्होंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है वो ऑप्ट कर सकते हैं केमिस्ट्री को, उनकी अच्छी कमांड है अगर उस सब्जेक्ट पे। जी, सीएसएस और पीएमएस का जो पेपर पैटर्न है अटेम्प्ट करने का वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, जो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर और सोशल प्रेशर की बात करें तो साइकोलॉजिकल जो ये डिप्रेशन हो जाता है इस फेज़ के अंदर, तो कि बिल्कुल आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते और आपको लगता है कि मतलब आइसोलेशन में चले गए आप, और 12 सब्जेक्ट्स को आप तो अच्छे तरीके से मैनेज भी नहीं कर सकते। तो इसमें से आपने खुद ही निकलना है, आपने अपने माइंड को खुद समझाना है। आपने मोटिवेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन,
ये नहीं है कि आप बाहर से सोर्स से लेना है और आपने लोगों की तरफ देखना है कि शायद आपको कोई आएगा और मोटिवेट करेगा। आपने मोटिवेट अपने आप को खुद ही इस प्रोसेस के अंदर रखना है, इस प्रोसीजर के अंदर। और आपका गोल, आपका विजन अगर क्लियर है चीज़ों को लेकर, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है ज़्यादा देर के लिए। हाँ जी, और इस प्रेशर से निकल, ठीक है आप ओपिनियन सबकी लें, ओपिनियन सबकी मैटर करती है, लेकिन वो शेक्सपियर ने एक दफ़ा, एक कोट है शेक्सपियर की, गिव एवरी वन योर ईयर्स बट फ्यू थाई वॉइस। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी वन। मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट नहीं किया था, मेरा आई लॉ था। और जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि कहाँ आप किसी एकेडमी में, तो ये दिस इज़ अ फ्री लाइव सेशन, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन सम क्या कहते हैं ये मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स। ये कि लाइव सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आई डोंट टीच एनीवेयर। CSS और PMS दोनों की एज लिमिट 30 है, और चांसेस भी दोनों के 3 हैं, 3 टाइम्स यू कैन अटेम्प्ट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंथ मैंने अभी बताई है कि आप जो मिनिमम है वो 5 पेजेस लॉन्ग होना चाहिए आपका क्वेश्चन। हाँ जी, मेडिकल स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो CSS के दे सकते हैं एग्ज़ाम्स, और मोस्टली डॉक्टर्स जो इसी फील्ड से रिलेटेड हैं वही आते हैं इधर। अच्छा, ये फ़ियर ऑफ फेलियर से कैसे डील करें, और फ़ियर ऑफ फेलियर से जो है वो बाहर कैसे आया जाए। तो फ़ियर्स जो होते हैं ना वो हमेशा इमेजिनरी होते हैं, जब तक आप उनको खुद ही कन्फ्रंट नहीं करते और बार बार कन्फ्रंट नहीं करते, आप उससे बाहर नहीं आते। लोगों ने आपको ये भी डराना है, लोगों ने आपको ये भी कहना है कि आप फेल हो जाएंगे। तो इससे आपने खुद ही अपने आप को समझा कर बाहर आना है, क्योंकि फेलियर मैटर नहीं करता ज़िंदगी में। बहुत से लोग जितने भी आप जितने भी कामयाब, जितने भी सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री देखेंगे और उसको उठाकर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि उनकी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, और बहुत ज़्यादा फेलियर्स को फेस करके इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो कोई भी जो होता है वो, हर इंसान को तो फॉर्चून फेवर नहीं करता। मार्क्स के हिसाब से आजकल इंटरनेशनल लॉ एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, लो स्कोरिंग जा रहा है। लास्ट टाइम इसने 70 तक हाईएस्ट मार्क्स दिए थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत कम है परसेंटेज। और ये जो स्टडी ड्यूरेशन है कि एक दिन के अंदर कितना पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटे पढ़ना चाहिए, ये एक मिसकंसेप्शन है। 6 to 8 आवर स्टडी जो होती है मैक्सिमम रिक्वायर्ड होती है फॉर CSS। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, ये नहीं कि बीच में मोबाइल उठा लिया, बीच में कोई मूवी याद आ गई है, बीच में बाहर जाना याद आ गया, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। जब जितनी देर के लिए पढ़ रहे हैं, जितनी देर के लिए भी उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है वो आप पढ़ें, उसकी कंसंट्रेशन आपकी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अगर ये जो इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बात की है, इंटरव्यू स्किल्स की जिन्होंने बात की है कि कैसे इंप्रूव किया जाए, पहले आई डोंट नो कि इन्होंने रिटर्न भी दिया या नहीं दिया, तो इतनी दूर की मत सोचा करें। जो प्रेजेंट मोमेंट है ना वो ही मैटर करता है। वी लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट ही मैटर करता है कि प्रेजेंट के अंदर आप जो काम करें वो फुल अटेंशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ करें, और किस तरीके से करें। इंटरव्यू बहुत दूर है, और जब इंटरव्यू आएगा तब वो इंटरव्यू भी देखा जाएगा। और उसके स्किल्स को इम्प्रूव करने की जो बात है वो ये है कि आपने बार बार अपना इंटरव्यू जो है, मॉक इंटरव्यूज़ मैक्सिमम देने हैं, और मैक्सिमम आपने जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड एंड दे कैन नॉट गिव आंसर्स प्रॉपरली, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस चीज़ के लिए उनको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
इंडो पाक और हिस्ट्री ऑफ यूएसए, मैंने तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए ऑप्ट की थी, लेकिन मैंने इंडो पाक भी पढ़ी थी, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो इतना उस वक्त उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा था। हिस्ट्री ऑफ यूएसए में मेरे 70 स्कोर हैं, तो आई वुड सजेस्ट हिस्ट्री ऑफ यूएसए, दैट्स अ सेफ सब्जेक्ट टू ऑप्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, एक लड़की भी आई थी और वो कि मैं मुझे घर पे काम करना पड़ता है, और ऐसे लोग भी आते हैं कि मैं जॉबियन हूँ तो मैं कैसे टाइम को मैनेज करूँ। तो अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट आपकी हो ही नहीं सकती। तो ये नहीं है कि मैं किसी बैंक में जॉब कर रहा हूँ या मैं कहीं पर लेक्चरर हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मेरे साथ बैचमेट्स भी थे, देवर डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब्स। तो बहुत से लोग थे जो जॉबियंस थे, बहुत से लोग थे जो जिनकी लाइफ बहुत टफ थी। लेकिन ये होता है कि आपका आपका जो एम है, आपका जो एम्बिशन है, उसके ऊपर सक्सेस जो है वो मैंने पहले भी कहा था, नेवर कम्स विदाउट एनी प्राइस। ठीक है, इट कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और उसके लिए आप डिफरेंट जो है वो सोर्सेज से कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेट। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो अच्छे जा रहे हैं वो एक तो पोल साइंस, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी भी बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट जा रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने आर्ट्स के ऊपर बेस्ड सब्जेक्ट चूज़ करने हैं या फिर उसके ऊपर साइंस बेस्ड सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जो पाक अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पाक अफेयर्स के अंदर क्या है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन जो से हैं वो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाएंगे, जिसके अंदर वो सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी एजुकेशनल मूवमेंट्स वगैरह सारा कुछ चलेगा। और 2 क्वेश्चंस आपके करंट जो सिनेरियो है उससे रिलेटेड आएंगे, मे बी ऑन वाटर क्राइसिस, मे बी ऑन एनर्जी क्राइसिस, मे बी ऑन एनी करंट इशू जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा होगा उस टाइम पे। तो उसके लिए आपने जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो कवर करना है वो सिर्फ आपने वहीं से करना है। टू क्वेश्चंस आपने बस वहाँ से ऑप्ट करने हैं। अच्छा, प्रेसी जो सी है वो प्रेसी के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है प्रेसी की। वो आप डेली बेसिस पे अगर नहीं कर सकते तो वीकली आप 3 टाइम्स जो है उसको करें, उसको 3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद आप उसको किसी सीनियर से या किसी भी एक्सपर्ट से उसकी एवेलुएशन करवाएं, क्योंकि प्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नहीं, ये भी एक जो है ये मिसकंसेप्शन है कि आप एक बहुत रिमोट सा सब्जेक्ट चूज़ कर लें तो आप उसमें बहुत जो है वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ये हिट लिस्ट के ऊपर इनके होते हैं, आपको नहीं पता, हो सकता है कि इस साल जब ये 2021 है तो नेक्स्ट ईयर बहुत से सब्जेक्ट्स होंगे वो हिट लिस्ट के ऊपर होंगे, और आप जो आपको पता भी नहीं होगा कि आपने सोचा होगा कि लास्ट ईयर तो इसने बहुत अच्छा स्कोर दिया था। सिलेक्टिव स्टडी तो नहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि आप पहले वो क्वेश्चंस को कवर करें जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिसके बगैर पेपर सेट नहीं करता। मैंने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एज अ फीमेल अपनी जो थी सारी फीलिंग्स जो थी वो शेयर की थी कि एक फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि यू शुड गेट मैरिड और यू शुड स्टॉप दिस थिंग, क्योंकि आपको उनको लग रहा होता है कि अगर किसी एक दफ़ा फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आपकी फेलियर आ गई है तो फिर सेकंड अटैम्प्ट में तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर होगा, आपके रिलेटिव्स की तरफ से प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे सस्टेन करना है। बिकॉज मैंने शुरू में बताया कि मेरी पूरी फैमिली जो सी है वो कनाडा में रहती है और मैं अपने 2 सिबलिंग्स के साथ यहाँ पर रह रही थी, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आई शुड गेट एडमिशन इन कनाडा इन पीएचडी।
तो मैंने उस प्रेशर को कैसे सस्टेन किया है और मैंने उससे कैसे बाहर आई हूँ, कैसे उस टाइम पर एक जो आपके प्रपोजल्स होते हैं उससे आप कैसे बाहर आते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सोशल प्रेशर को अपनी लाइफ से कैसे जो है वो सेपरेट रखते हैं। ठीक है, तो वो जो आपके कहते हैं ना सराउंडिंग्स में चीज़ें हो रही होती हैं, उनको आपने अपने अंदर स्पेस नहीं देनी। आप अगर उनको अपने अंदर स्पेस देना शुरू कर देंगे देन यू कैन डू नथिंग इन दिस वर्ल्ड। लोगों नेगेटिव इन्फ्लुएंसर ने यही काम करना है कि आपको आपकी अटेंशन जो है वो पॉजिटिव चीज़ों से हटा के नेगेटिव पे लगाई जाए। नहीं, ये जब ये क्वेश्चन जो आपने बात की है कि बाबर के मिलिट्री रिफॉर्म पूछे, तो आपने बाबर का जनरल इंट्रोडक्शन नहीं देना। अगर आप जनरल इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं तो फिर उसको 3 या 4 लाइंस के अंदर वाइंड अप करें। ये नहीं कि आपने पूरा पेज उसके जनरल उसके ऊपर बाबर के ऊपर लिख दिया, क्योंकि चेकर के पास इतना टाइम नहीं है। उसको लगेगा कि आपने आगे भी आपको बाबर के मिलिट्री रिफॉर्म्स पता ही नहीं है क्या है। तो बी स्पेसिफिक इन योर आंसर्स। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी अकेडमी। दिस इज़ जस्ट फॉर पब्लिक बेनिफिट एंड यस, पेरेंट्स को थोड़ा बहुत बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि कैसे वो प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अटैम्प्ट देकर फेलियर्स को फेस करके बस सोच लेते हैं कि बस ये हो गया तो हमेशा ही ये होगा। एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए, एक ऑप्टिमिज़म जो है वो आपके अंदर उजागर करने के लिए मेरा सेशन था। तो ये दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये तो है कि आप जीआरई की एक ये कह लें कि ये एक रियलिटी है कि आप पूरी जीआरई की वो क्रैम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 8 to 10 जो होते हैं वर्ड्स होते हैं उनको आप याद करें। ठीक है, उसके बाद आप उसको डेली अपनी रूटीन के अंदर लेकर आएँ। आप कोई टेक्स्ट कर रहे हैं, आप कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप उसको बार बार यूज़ करके अपनी डेली वोकेबलरी का हिस्सा बनाएं। ठीक है, और जितने आप कर सकते हैं जीआरई के उतने आप मैक्सिमम करें। और उसके बाद एंड पे आप जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देखें कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। जनरल एबिलिटी जोन सा है वो मुझे बताते खुद भी थोड़ा सा ट्रिकी लगता था, क्योंकि जनरल एबिलिटी मैंने, क्योंकि एफएससी तो प्री मेडिकल की थी, लेकिन मैंने काफ़ी देर से मैथ्स और इस तरह की एनालिटिकल चीज़ें जो थी वो छोड़ दी थी। तो उसमें ये है कि आप मैक्सिमम जो कोशिश है वो करें अपनी, कि आप एनालिटिकल, अगर आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन वीक है तो फिर आप उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर वर्क कर लें, अपने एनालिटिकल के ऊपर कर लें। और अपनी जो बाकी जो साइंस के पोर्शन है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है और फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उनको थोड़ा सा आप जो है वो कर लें, क्योंकि आपने ये ट्राइका होता है और आपने इसमें 120 स्कोर करने होते हैं। हर चीज़ की हैबिट जो है वो बनानी पड़ती है, और हैबिट जो होती है वो आपने अपने ऊपर कंपल्शन खुद लगाने से जो है वो बनती है। ये नहीं होता कि आप एक दिन उसे काम करते हैं और दूसरे दिन या तीसरे दिन वो उस काम को आप छोड़ देते हैं। तो ये है कि आप उसको कंसिस्टेंसी रखें और डेली बेसिस के ऊपर काम करें। एक दिन करेंगे आपको बुरा लगेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वो आपकी एक हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन कंपल्शन जो है वो सेल्फ इम्पोज्ड है, वो ये नहीं है कि आप पे किसी ने इम्पोज करनी है। तो आपने वो अपने ऊपर कंपल्शन खुद लगानी है कि मैंने इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे टाइम देना है अपनी स्पोर्ट्स को, इतने घंटे अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को टाइम देना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, ये आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड के ऊपर भी देखना चाहिए आपको कि कौन से जो है वो सब्जेक्ट्स जो है उनका ट्रेंड अच्छा है, स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है, क्योंकि इससे फिर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाती। फिर एक कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर कर जाता है और एक कम कर जाता है। तो आप उसका एनालिसिस थोड़ा सा अच्छा करें, देख कर आप उनकी मार्कशीट्स देखें,
एस्पायरेंट्स की उनके जिनकी एलोकेशन हुई है उनकी मार्कशीट देखें, टॉपर्स की मार्कशीट देखें और उसके बाद आप एनालिसिस करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो एज रिलैक्सेशन के बाद उसकी 35 है, बट आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़। जी पास्ट पेपर्स तो मैंने पहले भी बताया कि वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि अब जैसे कि मैंने पीएमएस के पास्ट पेपर्स कंसल्ट किए थे, जब साइकोलॉजी मैंने पीएमएस में भी ऑप्ट की हुई थी, तो वो जो थे साइकोलॉजी जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आती थी। जो क्वेश्चंस वो हमेशा पूछे जाते थे वो लास्ट टाइम नहीं पूछे गए थे, बिल्कुल हटके एक जो था वो पेपर सेट किया गया था। जनरल जो जीके का जो पेपर था वो भी बड़ा डिफरेंट हटके जो था वो पेपर सेटर ने किया था। तो अपनी सेफ साइड को आप हमेशा रखें, ये नहीं कि आप अपनी सेफ साइड को नहीं रख रहे और आप कह रहे हैं कि ठीक है जी यही पूछे जा रहे हैं तो यही तैयार करके चले जाएं। कोर्स आउटलाइन को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको प्रॉपरली तैयार करें। आप कंपलसरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, स्क्रैचेस से जब आपने स्टार्ट करना है सीएसएस अपनी इंग्लिश के ऊपर फोकस करें, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इन पोर्शंस के ऊपर सबसे पहले फोकस करें। पासिंग परसेंटेज जो है वो आपने जो ऑप्शनल है उसमें आपने 33 मिनिमम स्कोर करना है, और जो सारे कंपलसरी हैं उसमें आपने 40, लेकिन जो ट्राई का है उसमें आपने जो जिसमें आ जाता है आपका करंट अफेयर, पाक अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें आपने 120 स्कोर करना है। जी राइटिंग मैटर करती है, और क्या कहते हैं जो भी आप लिखें वो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखें। ये भी एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जी कुछ लोग समझते हैं कि उनकी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, ऑल्दो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो वो समझते हैं कि वो अगर अटेम्प्ट करेंगे पेपर तो वो उनकी जो राइटिंग इतनी गंदी है तो वो चेकर जो पेपर चेकर जो है वो अच्छे तरीके से उसको पढ़ेगा नहीं। तो आप थोड़ा सा उसको क्लैरिटी के साथ लिखने की कोशिश करें, ये ना हो कि आपने एस लिखा है तो वो उसको कुछ और ही समझ ले। तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए वाइल राइटिंग। अच्छा, न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है उसको कैसे इम्प्रूव करना है आपको मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी, जैसे कि बहुत से लोग, बहुत से एस्पायरेंट्स जो उनसे हैं वो ये बहुत सजेस्ट किया जाता है उनको कि आप डॉन से स्टार्ट कर लें। मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मुझे लगता है कि डॉन इज़ मोर अबाउट वर्बोसिटी। उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं वो एक बिगनर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो इतना ज़्यादा बात को घुमा फिरा के किया जाता है कि वो एक बिगनर 4-4 5-5 घंटे डॉन न्यूज़पेपर को ही लेके बैठा रहता है। तो आप थोड़े से इजी न्यूज़पेपर जो कि नेशन है, द नेशन, इस तरह के जो हैं जो अच्छा लिखते हैं, उनका एनालिसिस अच्छा होता है, क्रिटिकली एवेलुएट करते हैं चीज़ों को, उनके ऊपर पहले स्विच करें। और जब आपको लगे कि आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुकी है और जब आपको लगे कि आपका एनालिसिस, आपको करंट अफेयर्स के ऊपर जो बेसिक नॉलेज है वो आ चुका है, तो फिर आप जो है वो डॉन न्यूज़ के ऊपर स्विच कर जाएँ। लेकिन अगर किसी एस्पायरेंट को प्रॉब्लम फेस नहीं होती उसको पढ़ते हुए और वो अच्छे तरीके से उसको स्टडी कर सकते हैं डॉन को, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, मार्जिन लाइंस तो आप यूज़ करें अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि उसके ऊपर 4 to 5 मिनट्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। और आउटलाइन की जो आपने बात की है वो मैं उन कैंडिडेट्स को सजेस्ट करूँगी कि वो आउटलाइन बना लें, 1 पेज की बना लें हर क्वेश्चन की, जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि आउटलाइन इट इज़ वेरी ट्रिकी।
आप हर क्वेश्चन की अगर आउटलाइन बनाने बैठ गए हैं तो आपके 5 to 7 मिनट्स तो उस आउटलाइन में जाएंगे। तो अगर आपकी उस तरह से फ्लुएंसी नहीं है या आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है, तो फिर आप ये करें कि आप उसको जो है वो हेडिंग्स की फॉर्म में ले जाएं अपने जो आंसर्स को। ये ग्रामर जो उनसे पूछा है इसको कैसे मेमोराइज़ करें, तो ये मेमोराइज़ नहीं करने से आती, इसे ये प्रैक्टिस करने से आती है और इसके आपको बेसिक रूल्स समझने पड़ते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट क्रैमिंग। आप उसको समझें, जैसे आप उर्दू में चीज़ों को समझते हैं कि उर्दू में कौन सा टेंस चल रहा है, वैसे आप इंग्लिश के अंदर भी टेंसेस को समझें। जब आपको बेसिक उसकी सेंस होगी तभी आप उसको उन चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। वेल एजुकेशन बैकग्राउंड तो मैटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं कि जी जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं वो ही टॉप पोजीशंस जो हैं वो ले रहे हैं, तो ठीक है वो तो मैटर करता है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि एजुकेशन बैकग्राउंड आपका काउंट नहीं करता, क्योंकि उन लोगों की एक जो सारी की सारी ग्रूमिंग हुई होती है वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर हुई होती है। और वो उस उन चीज़ों को आप देख के वो उन्होंने अपने ऊपर कितना वर्क किया हुआ है, उनकी एनालिटिकल अप्रोच है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप भी अपने आप को उस तरीके से डेवलप करते हैं, उस तरीके से ग्रूम करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ये पीएसपी और पीएस के बारे में जो पूछा है, पैस और पीएसपी, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आप पुलिस सर्विसेज ज़्यादा पसंद हैं या आपको वो पैस पसंद है। ये तो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं बेसिक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीएसपी को फर्स्ट पे रखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैस को फर्स्ट पे रखते हैं। एक वोकेबलरी के लिए जो पूछ रहे हैं, वो जेआरई की वोकेबलरी जो सी है वो आप कर लें, लेकिन वो आप सारी जो सी है वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, उसकी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत हार्ड हो जाएगा वो आपके लिए इसको याद करना। तो आप इसके लिए जेआरई की वोकेबलरी फुल तो नहीं कर सकेंगे, जितनी आप कर सकते हैं उसको आप कर लें, 10 वर्ड्स अ डे कर लें। उसके बाद आप पास्ट पेपर्स को वो कर लें, कंसल्ट कर लें पास्ट पेपर्स को, उसमें जो रिपीट हो रहे हैं वोकेबलरी वर्ड्स उनको देख लें। ओके व्यूअर्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि कोई नेक्स्ट जो है वो इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ। सो विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।